नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 241 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिस किसी के भी यदि 20 या 20 प्लस सही हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 1, Which cranial nerve is responsible for vision? Optic nerve, trochlear nerve, facial nerve, vagus nerve। कुछ सेकंड का समय है, अपना उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व एक ऐसी क्रेनियल नर्व होती है जो कि विजन में सहायक होती है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the most common site for myocardial infarction? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मोस्ट कॉमन साइट इनमें से क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको सामान्य भाषा में हार्ट अटैक भी कहते हैं, यह तब होता है जब हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें अवरोध हो जाए, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, प्लाक जमा हो जाए, जिसके कारण हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइट होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, यह होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है पूरे ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना, पंप करना इसका काम होता है, जिससे कि हमारा शरीर अच्छी तरह से चलता रहता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज? हिपेरिन की ओवरडोज का जो एंटीडोट है यह क्या है? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नैलोक्सोन, एट्रोपिन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिपेरिन का जब अधिक बॉडी में डोज हो जाती है तो उसका एंटीडोट प्रयोग करते हैं प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 5 days, 7 to 14 days, 10 to 12 days, 14 to 21 days। देखिए, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हो सकता है कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये इस प्रकार के जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बहुत ही क्लोजली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा 10 से 12 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है मीजल्स का, इसलिए अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी जब ये ऑप्शन नहीं होता है तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, 7 से 14 दिन। लेकिन मोस्ट केसेस में देखा गया है जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यह 10 से 12 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a negative symptom of schizophrenia? सीजोफ्रेनिया का जो नेगेटिव सिम्टम है यह क्या है? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, एवोल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। करेक्ट आंसर होगा इसका जो नेगेटिव सिम्टम्स होता है सीजोफ्रेनिया का, दैट इज एवोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अभी एवोल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। एवोल्यूशन विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक ऐसा लक्षण है जो प्रेरणा और संलग्नता की कमी का वर्णन करता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आप में डल महसूस करेगा, उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनमें इंगेज नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। तो इसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन, और ये किसका एक लक्षण होता है? यह होता है सीजोफ्रेनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the normal range of amniotic fluid index AFI in pregnancy? प्रेगनेंसी में जो AFI होती है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 5 to 10 सेंटीमीटर, 8 to 18 सेंटीमीटर, 5 to 24 सेंटीमीटर, 30 to 35 सेंटीमीटर।
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसमें सही है। 5 से 24 सेंटीमीटर ये AFI की एक नॉर्मल रेंज होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक गर्भवती गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का माप होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड देखता है कि कितना है, क्योंकि भ्रूण के लिए एमनियोटिक फ्लूइड की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान यूट्रस के चारों भागों में एमनियोटिक द्रव की गहराई मापी जाती है और गहराई की गणना करने के लिए मापों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि कितना सेंटीमीटर AFI है, मींस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब बात होती है यदि 5 सेंटीमीटर से कम हो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसको इस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोहाइड्रामिनोस, और यदि 25 सेंटीमीटर से AFI अधिक हो तो इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रामिनोस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसकी रेंज पूछी गई थी यह होती है 5 से 25 के बीच में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, What is the primary vaccine given at birth in the National Immunization Schedule? Option A BCG, B DPT, C hepatitis, D both A and C. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में जन्म के समय जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं? तो BCG भी है और हेपेटाइटिस बी भी है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने का कार्य करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेरिबेलम ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम will typically have which of the following symptoms? Hypoglycemia, moon face and buffalo hump, weight loss, hypotension. कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो उससे जो सिंड्रोम शरीर में पैदा होता है उसको कुशिंग सिंड्रोम बोला जाता है। और कुशिंग सिंड्रोम में फेस होगा मून लाइक और बफेलो हम्प देखने को मिलता है, सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है, मीन्स इसमें हाथ पैर तो पतले होते हैं आदमी के, लेकिन उसका पेट निकल आता है। तो इस प्रकार का जो लक्षण होता है कुशिंग सिंड्रोम का, इसको बी ऑप्शन करेक्ट है, मून फेस एंड बफेलो हम्प। यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कुशिंग सिंड्रोम ने इस व्यक्ति की हालत को खराब कर दिया है। यहाँ पर ये इनका पेट भी निकल आया है और ये बफेलो हम्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि फैट पैड्स के रूप में जमा हो जाते हैं। जब फैट पैड्स के रूप में ये दिखाई देता है तो इस प्रकार से इसमें हाथ पैर पतले हैं और जो सेंट्रल ओबेसिटी की कंडीशन देखने को मिलती, तो ये कुशिंग सिंड्रोम की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायूरेटिक? इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो लूप डायूरेटिक की तरह कार्य करती है? स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, मैनिटॉल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्यूरोसेमाइड एक ऐसी ड्रग होती है जो कि लूप डायूरेटिक की तरह कार्य करती है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो किडनी होती हैं, किडनीज नेफ्रॉन्स की बनी होगी और नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये नेफ्रॉन है, यहाँ से जो आर्टरी आ रही है यहाँ पर एक फिल्टर लगा रहता है, छन्नी लगी रहती है जिससे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और शुद्ध ब्लड इसमें चला जाता है।
तो यहाँ पर यूरिन प्रोडक्शन होता है, तो ये जो नीचे वाला भाग होता है इस प्रकार से नेफ्रॉन का, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और इसमें फ्यूरोसेमाइड यहीं पर एक्टिंग अपना कार्य करती है, जिससे कि अधिक जो यूरिन का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द proportion of individuals in a population who have a disease at specific time? Incidence, prevalence, morbidity rate, mortality rate। इसमें ऐसा आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा प्रपोर्शन क्या होगा इंडिविजुअल्स का, व्यक्तियों की जनसंख्या का एक प्रपोर्शन है एक विशिष्ट समय में जो एक बीमारी को रखते हैं या जिनको बीमारी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिवलेंस, या हिंदी में इसको बोला जाता है व्यापकता। तो इसका अर्थ होता है प्रिवलेंस का, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो प्रिवलेंस का अर्थ यह होता है कि किसी विशेष आबादी में, जैसे कि किसी विशेष आबादी में या किसी मोहल्ले में जब सर्वे किया जाता है आशा, आंगनबाड़ी या एएनएम के द्वारा, और सर्वे में तो जरूरी नहीं कि सभी को बीमारी निकले, तो जिन लोगों को बीमारी निकलती है तो उनको उस बीमारी की जो घटना है उसको ही बोला जाता है प्रिवलेंस। मीन्स कितने लोगों को बीमारी पाई गई है, तो यह क्या कहलाता है, प्रिवलेंस कहलाता है। यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रिवलेंस इज द टर्म फॉर द proportion of individuals in a population who have a disease at specific time। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का इनमें से जो लक्षण है कौन सा है? persistent sadness, alternating episodes of depression and mania, hallucination, phobia। तो यहाँ पर बात हो रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो बाइपोलर का मतलब ही होता है द्विध्रुवीय विकार, मतलब कि कभी हंसी और कभी दुखी। ऐसा व्यक्ति अचानक से मूड परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर या हिंदी में द्विध्रुवीय विकार भी कहते हैं। इसमें इसका जो यहाँ पर लक्षण है, अल्टरनेटिंग एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। मैनिया और डिप्रेशन के जो अल्टरनेटिंग मींस परिवर्तन योग्य एपिसोड्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद। लेबर की प्रथम स्टेज कहां पर समाप्त हो जाती है? फुल सर्वाइकल डायलेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है यह कहां पर समाप्त होगी? जब ये सर्विक्स है जो पूरी तरह, जब सर्विक्स डायलेटेड हो जाए लगभग 10 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर यह फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाती है, एंड हो जाता है इसका फर्स्ट स्टेज का। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट इज है, फुल सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the APGAR score used for? Assessing neonatal pain, assessing newborn's adaptation to extra trauma, extrauterine life. Option C, measuring infant growth. Option D, स्क्रीनिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। अपगार स्कोर का प्रयोग किया जाता है कहां पर? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, असेसिंग न्यूबॉर्न्स एडेप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। बच्चे का जन्म के समय जो उसकी हेल्थ की सिचुएशन है उसका आकलन करने के लिए डॉक्टर वर्जीनिया अपकार ने यह स्कोर बताया था, जिसको कि अपकार स्कोर कहते हैं। इसमें 5 पॉइंट लिए जाते हैं और इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 10। प्रत्येक इसमें जो इंडिकेशन होता है इसको 2-2 अंक दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
एग्जाम्पल ऑफ ए सब्जेक्टिव नर्सिंग असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिपरक नर्सिंग मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ऑप्शन बी पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ पेन, ऑप्शन सी कैपिलरी रिफिल टाइम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। करेक्ट आंसर होगा इसका सब्जेक्टिव नर्सिंग असेसमेंट का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है यह है ऑप्शन बी पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ पेन। पेशेंट जब दर्द की शिकायत करता है तो यह सब्जेक्टिव नर्सिंग असेसमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द causative organism of tuberculosis is Staphylococcus aureus, B Mycobacterium tuberculosis, C Escherichia coli, D Streptococcus pneumoniae। causative organism होता है ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which ECG change is commonly seen in hyperkalemia? हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में कौन सा ECG परिवर्तन देखने को मिलता है? ST एलिवेशन, पीक्ड T वेव्स, वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। तो यहाँ पर जब ECG चेंजेस देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया में, यहाँ पर पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ECG इस प्रकार से होता है, यहाँ पे PQRST। जब किसी व्यक्ति में पोटेशियम लेवल अधिक हो जाएगा, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो होता क्या है कि ये टी वेव है, ये पीक्ड हो जाएगी, उठ जाएगी, तो यही इसमें ECG चेंजेस देखने को मिलेगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। पीक्ड टी वेव इज कॉमनली सीन इन हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which artery is primarily responsible for supplying blood to the brain? कौन सी आर्टरी ऐसी है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ब्रेन में ब्लड को सप्लाई करने के लिए? ए कैरोटिड आर्टरी, बी पल्मोनरी आर्टरी, सी कोरोनरी आर्टरी, डी फीमोरल आर्टरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर carotid artery is primarily responsible for supplying blood to the brain. Next question, a patient with left-sided heart failure is most likely to experience which symptom? एक पेशेंट जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर महसूस कर रहा है तो इसमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा? ए पेरिफेरल एडिमा, बी पल्मोनरी कंजेशन, सी जिगुलर वेन डिस्टेंशन, डी हेपेटोमेगैली। करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर causes blood to wake up in the lungs, leading to symptoms such as dyspnea, crackles in the lungs and orthopnea. Right-sided heart failure, on the other hand, results in systemic congestion, edema, jugular vein distension or hepatomegaly. Next question, which of the following medications is a beta blocker used to treat hypertension? हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एम्लोडिपिन, मेटोप्रोलॉल, फ्यूरोसेमाइड, लिसिनोप्रिल। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, मेटोप्रोलॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बीटा ब्लॉकर की तरह बीटा ब्लॉकर होती है और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, herd immunity provides indirect protection to which group? Option A vaccinated individuals, B non-immune individuals, C immunocompromised individuals, D both B and C। herd immunity प्रोवाइड करती है इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन किस ग्रुप में? करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी
मीन्स नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स को और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। हर्ड इम्यूनिटी अकर्स when a large portion of a population is immunized against a contagious disease। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब तब होता है या तब पैदा होती है जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कोई बीमारी फैल जाए। जैसे कि अभी कुछ साल, एक साल पहले ही कोरोना वायरस एक भारत देश में बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभरा था। तो लोगों में क्या था कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई थी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है इंडिविजुअल्स को, देयर बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड, ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन, न्यूबॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड, संयुक्त रहता है, संबंधित है डिप्रेशन से। डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट। करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड है किससे, डिप्रेशन से। Depression is commonly linked to low levels of serotonin, a neurotransmitter that regulates mood, appetite, and sleep. Many antidepressant SSRIs work by increasing serotonin level. Next question. The most common position of the fetus in labor is option A breech, B transverse, C occiput, D occiput पोस्टेरियर। यहां पर जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है फीटस की लेबर में, यह कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सोचिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीपट इंटीरियर। अब यहां पर देखते हैं कि दो पोजीशन होती हैं लेबर के टाइम पर। एक तो ऑक्सीपुट इंटीरियर होती है जो कि एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, और एक होती है ऑक्सीपिट पोस्टेरियर। तो इसमें क्या है, जब बच्चे का सिर तो नीचे आ जाता है, इसमें इस प्रकार से देखते हैं, बच्चे का सिर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जब बच्चे का जो चेहरा है वह है माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ हो, स्पाइन की तरफ हो, तो इसको एंटीरियर बोला जाता है, जो कि एक अच्छी कंडीशन होती है। और जब बच्चे का चेहरा बाहर की तरफ हो, पीछे मीन्स स्टमक की तरफ हो, तो इसको पोस्टीरियर बोला जाता है। तो ये कंडीशन सही नहीं होती है और इसमें हो सकता है सी सेक्शन भी करना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीपुट इंटीरियर एक कॉमन पोजीशन होती है फीटस की लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स? फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉज डिहाइड्रेशन का इन्फेंट्स में होता है, यह होता है डायरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन एन इमोबाइल पेशेंट। एक पेशेंट में प्रेशर अल्सर को बचाना के लिए क्या करना चाहिए? ए, मैसेजिंग द रेडेंट एरिया, बी, कीपिंग द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट, सी, फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग, डी, अप्लाइंग टेल्कम पाउडर। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त की जाती है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।